और यहाँ पर ये जो कार्बन काम में लेते हैं या जिंक काम में लेते हैं या अभ्रक काम में लेते हैं, कार्बन या अभ्रक में से, तो ये किसका काम करता है? कैथोड का काम है वो करता है। ठीक है, ये कैथोड और ये एनोड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कांच की नली है और यहाँ से कौन आएंगे? आपके आयनकारी कण हैं वो आएंगे। और आयनकारी कण जब यहाँ पर आते हैं तो अंदर प्रवेश करेंगे अंदर, तो क्या करेंगे? जो गैस अंदर भरी है आर्गन और एथाइल एल्कोहल, उसका क्या करेंगे? आपके आयनन करेंगे और उसके कारण इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाएंगे और जो धनायन है वो कहाँ पर आएंगे? आपके कैथोड की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने बेसिक था वो आपने पढ़ रखा है। अच्छा, इसके अंदर विश्रांति काल जैसी एक चीज आई थी, विश्रांति काल आया था, और भी कुछ था क्या मान? तो विश्रांति काल को हमने क्या कहा था? विश्रांति काल, पुनरावृत्ति काल, और एक क्या था? टीपी, पैरालाइसिस टाइम। तो हमने कहा था कि जितने समय तक टीपी समय के अंदर अगर कोई दूसरा कण आ जाता है तो उसका संसूचन नहीं होता है, इसलिए ये युक्ति क्या करती है? सीमित रहती है। और इसमें फिर हम पढ़ रहे थे, इसमें गणन, दक्षता और ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़ रहे थे। अभिलाक्षणिक वक्र हमने बना लिया था, इसका समन प्रक्रिया समझ ली थी, और ये जो पैरालाइसिस टाइम और ये वाला सारा पार्ट था वो हो गया था। ठीक है ना? तो पैरालाइसिस टाइम का क्या याद रखना है? दो टाइमों से मिलकर बना हुआ रहता है, टी डी और टी आर। तो ये तो पुनरावृत्ति काल, यानी फिर से सेट होने में गाइगर मुलर गणित्र कितना टाइम लेता है वो, और इतने टाइम जब यहाँ से धनायन है वो यहाँ पहुँचता है तब तक दूसरे का संसूचन नहीं होता। तो ये दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? आपके पक्षाघात समय। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ रखा था। तो हम क्या पढ़ रहे थे इसमें? गणित्र की दक्षता से हम वापस चालू करते हैं। कोई ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। गणित्र की दक्षता, तो दक्षता को किसके द्वारा व्यक्त किया था मैंने? ईटा के द्वारा व्यक्त किया था। और ईटा होता क्या है? तो ईटा होता है आपका जो आपतित कण है, यानी मैंने कहा था कि आपतित कण कैपिटल एन है और उनमें से संसूचन कितने का हो रहा है? स्मॉल एन का संसूचन हो रहा है। और मैंने बताया भी था आपको कि मान लो यहाँ पर 1000 कण हैं और इसमें से 900 है, उनका संसूचन हो जाता है। 900 कितना भी ले सकते हैं, 900, 700, जो भी मैंने कह दिया 700 का ही संसूचन होता है। तो कितनी हो गई? 70% इसकी क्या हो गई? दक्षता है वो हो गई। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इसका मान था e⁻SLP, 1 - e⁻SLP, शायद ये मान था इसका ना, 1 - e⁻SLP। ये भी क्या होता है? इसकी गणन दक्षता होती है। ठीक है ना? और यहाँ SLP क्या है? S है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, L क्या है? जितनी दूरी तक वो आपका जो आयनकारी कण है वो दूरी तय करता है वो, और P क्या है? तो P क्या है? इसका प्रेशर है 1 atm के ऊपर। ये हमने इसमें पढ़ लिया था। ठीक है, गैस का दाब है। अच्छा जी, पक्षाघात समय और समय तथा वास्तविक गणन संख्या। तो हमने कहा कि वास्तविक गणन संख्या को ये प्रभावित करता है। तो ईटा बराबर 1 - n इंटू टो। टो को हमने क्या कहा था? पक्षाघात समय। ठीक है, तो टो है आपका पक्षाघात समय, यानी टो समयांतराल के लिए जो गणित्र है वो क्या रहता है? आपका अक्रियाशील रहता है, यानी कोई भी आ जाता है तो उसका संसूचन नहीं होता है। तो ये हम कह सकते थे अपन कि n, ये फाइनल ये आता है इसका, बस ये याद रखना। मोल ये है 1 - n2 है, ये मान रहता है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं और कमियां रह गई थी भाई, अभी उन पर भी अपन बातचीत कर लेते हैं। तो क्या तो विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, देख लेते हैं दोनों। गाइगर मुलर गणित्र जो हमारे पास है उसकी विशेषताएं और कमियां। गाइगर मुलर गणित्र की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ क्या है इसकी कमी। क्या क्या रहती है दोनों? लेट मी चेक। सबसे पहली विशेषता क्या है कि गाइगर जो ये GM काउंटर है आपका, ये अल्फा, बीटा, गामा और अंतरिक्ष किरणों का संसूचन है।
वो कर सकता है। यानी किस किस का संसूचन हो गया, अल्फा बीटा गामा और अंतरिक्ष किरणों का संसूचन। काफ़ी सारे कण हो गए, लगभग जो इंपॉर्टेंट कण थे उन सभी का संसूचन ये क्या कर सकता है। ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आयन युग्म के उत्पन्न होने से भी स्पंद वोल्टता प्राप्त हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन आयन युग्म उत्पन्न होने पर भी वोल्टता स्पंद प्राप्त होता है। वोल्टता स्पंद की प्राप्ति आगे ध्यान में, मतलब कि क्या कह सकते हैं हम कि कितने भी आयन युग्म हो जो उत्पन्न होते हैं तो वोल्टता स्पंद होता है, वो क्या होता है अपने को प्राप्त हो जाता है। और वोल्टता स्पंद प्राप्त हो गया इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आयन युग्म यानी एक आयनकारी कण आया और उससे एक आयन युग्म प्राप्त हुआ, उसका भी स्पंद प्राप्त हो गया। यानी अच्छी इसकी जो दक्षता है, गणन दक्षता है वो बहुत ही अच्छी है। या अपन कहें जो इसका प्रिस्क्राइब है, यानी बहुत कम कण होने पर भी ये क्या कर सकता है, इसको संसूचित कर सकता है। ये इसकी दूसरी विशेषताएं हो गई। ठीक है। तीसरी विशेषता, स्पंद वोल्टता की ऊंचाई वो काफ़ी अधिक होती है, यानी प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई स्पंद वोल्टता, ये बार बार हम शब्द काम में ले रहे हैं। क्या होती है स्पंद वोल्टता? तो हमने वहां पर पढ़ा था कि एनोड रहता है, उसके ऊपर क्या आते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जाते हैं, एनोड के माध्यम से एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाते हैं। इस रेजिस्टेंस पर वोल्टमीटर लगा दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे काउंट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज आया। वोल्टता स्पंद प्राप्त हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इतने आयनकारी कण आए हैं। तो वोल्टता स्पंद अपने आप में ही पर्याप्त है, तो उसके प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होगा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्या है, इसकी प्रयुक्त वोल्टता की विस्तृत परास के लिए स्पंद वोल्टता की ऊंचाई है वो नियत रहती है, इसलिए शक्ति प्रदायक के ज़्यादा नियमन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी पावर सप्लाई है उसके रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, पावर सप्लाई के रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं। क्या कह सकते हैं हम, जो पावर सप्लाई है उसके रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वोल्टता स्पंद ऊंचाई है उसकी पर्याप्त स्पंद ऊंचाई होती है। तो नियमन की भाई पावर सप्लाई कहाँ कहाँ देते हो आप, ये एनोड और कैथोड के मध्य पावर सप्लाई देते हो, तो उस पावर सप्लाई के अंदर क्या होता है, वोल्टता स्पंद अगर सफिशिएंट अपना मिल रहा है तो उसके रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जैसे अपन टीवी बैटरी ये काम में, टीवी वगैरह काम में लेते हैं, तो पहले क्या होता था, आप देखते थे कि एक स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था। आजकल कहाँ लगाते हैं, नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि लाइट क्या होती है, कभी कई बार कम ज़्यादा आ जाती है। तो पहले जो सिस्टम था उसके अंदर उसके ख़राब होने का डर था। अब क्या आती है, एलईडी आती है, तो उनके ऊपर ख़राब होने की चांस कम रहते हैं। और पावर सप्लाई भी अब ठीक आने लगी है, तो इस कारण से हम अब क्या हो गया, अब पहले जितनी एकदम से डिम लाइट नहीं आती है ना, एकदम नॉर्मल लाइट है वो ही चलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर सप्लाई के रेगुलेशन मतलब नियमितता। कई बार क्या होता है, वोल्टता 5 वोल्ट आ गया, कई बार 2 वोल्ट आ जाता है, तो ऐसी अनियमितता होती है तो सिग्नल जो आउटपुट है वो सही नहीं मिल पाता, तो उसकी आवश्यकता इसमें रेगुलेशन की नहीं रहती है। ठीक है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि स्पंद वोल्टता की ऊंचाई है वो आयनकारी कण की प्रकृति और ऊर्जा पर निर्भरता नहीं है। यानी जो आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भरता नहीं, आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भरता नहीं। किसकी? वोल्टता स्पंद की।
ठीक है ना। ये क्या होगी, यानी वोल्टा स्पंद की आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भरता नहीं। आपको याद हो तो मैंने एक इसमें इससे पहले अपने आयनन कोश अनुपातिक गणित पढ़ा था, उसमें बार बार हम कह रहे थे कि आयनकारी कण की ऊर्जा कम होने पर ये क्या करेंगे, जो गैस है उनको कम, गैस का जो आयनन है वो कम कर पाएंगे, और गैस का कम आयनन कर पाएंगे तो वहाँ पर आउटपुट भी क्या मिलेगा, अपने को कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भरता ही नहीं है। क्यों नहीं है निर्भरता, क्योंकि जो आपके गैस के कण हैं उनका वोल्टा स्पंद वो उच्च है, ठीक है ना। तो केवल टकराने से ही क्या होगा, इसमें वो आयन का जो आयन युग्म है वो बनने लग जाएंगे, ठीक है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी, यानी ऊर्जा पर निर्भरता नहीं करती है। अब क्या है, इसकी कुछ कमियां भी है, बिल्कुल सही है। कमियां क्या है, सबसे पहली कमी तो आपको पता ही है, पक्षाघात समय की, यानी ये एनी टाइम वर्क करता ही नहीं है, आधे टाइम तो सोते रहता है। जैसे अपन सोते हैं ना कि रात रात को सो जाते हैं, दिन में भी कई बार की अब रेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा ही ये करता है। ये इसकी भी क्या होती है, कमियां होती है। तो आपने इसमें पढ़ा है कि इसके पास में जब एक व्यक्ति आ जाता है, एक व्यक्ति, एक आयनकारी कण आ जाता है तो उसका संसूचन पूरा होता है, उसके बीच में कोई दूसरा आ जाता है तो ये नहीं, उसको बाहर ही करता है, यानी उसका संसूचन नहीं होता है। जैसे बैंकों में जाते हैं तो लाइन में लगे रहते हैं, एक कैशियर के पास में जब पहला ग्राहक कंप्लीट हो जाता है तब अपना नंबर आता है, देखते हैं ऐसा। तो ऐसा ही ये इसके साथ में कुछ रहता है। अब पक्षाघात समय ज़्यादा रह गया तो भाई वो यहाँ वेटिंग का सिस्टम तो है नहीं, ठीक है ना। और वेटिंग का सिस्टम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो संसूचक है उसके पास में आयनकारी कण ये सोचकर थोड़े आएंगे कि ये अभी बिजी है, बाद में चलते हैं, नहीं, वो तो आएंगे, तुरंत आएंगे। अब उसकी कमी क्या होगी कि पक्षाघात समय के अंदर वो संसूचन नहीं कर पाएगा, इसलिए जो संसूचन नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, बिना संसूचन के कण होंगे वो ज़्यादा चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी दिक्कत रहती है, यानी पक्षाघात समय में ये वर्क नहीं करता है। उपयोग क्या है इसका, पक्षाघात समय इसका अधिक है, पक्षाघात समय अधिक, तो अधिक पक्षाघात समय है तो उपयोग क्या होगा इसका, सीमित होगा, उपयोग सीमित, ठीक है ना। पक्षाघात समय अधिक और समय अधिक तो उपयोग है वो क्या होगा इसका, सीमित होगा, ठीक है। और दूसरी क्या है, स्पंद वोल्टता की ऊंचाई आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इस गणित्र को आयनकारी कण के ऊर्जा के मापन के लिए काम में नहीं लिया जाता है। यानी हम कह रहे हैं इसमें, ये बात लास्ट इसकी विशेषता ही थी, हमने कहा था कि इसकी स्पंद वोल्टता है वो आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का मापन कर सकते हैं क्या, भाई निर्भरता ही नहीं है तो ऊर्जा का मापन कैसे करोगे, ऊर्जा का मापन नहीं होता है, ठीक है। और क्या कमी है इसकी, समन प्रक्रिया, तो समन प्रक्रिया में हम क्या काम में लेते हैं, कार्बनिक वाष्प इथाइल अल्कोहल, तो उसमें जब कार्बनिक वाष्प काम में ली जाती है तो उसका विकम्पोजिशन हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। यानी समन प्रक्रिया में जो पदार्थ आपने काम में लिया वो समन करके कायदे से क्या था, वापस उसी कंडीशन में आना चाहिए था, लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और पार्ट्स में डिवाइड हो गया मतलब वियोजन हो गया, और वियोजन हो गया तो फिर समन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इस कारण से कार्बन, इसकी आयु क्या हो जाएगी, सीमित आयु हो जाएगी, ठीक है ना। तो कार्बनिक वाष्प या अपन कह सकते हैं कि समन प्रक्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, समन प्रक्रिया प्रॉपर नहीं हो पाती, कारण कार्बनिक वाष्प के कारण, ठीक है ना। और इस गणित्र में पक्षाघात समय है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए 5000 कण प्रति सेकंड से अधिक की गणना के उपयोग में नहीं लिया जाता काम में। हाँ भाई, पक्षाघात समय का तो ये यहीं पर पॉइंट आ गया। फिर भी इसको अलग से हम कहें कि 5000 कण प्रति, जो आप सेकंड लेते हैं या मिनट, क्या काम में लेते हैं, 5000 कण प्रति सेकंड, ठीक है ना, 5000 कण प्रति सेकंड। इससे अधिक की गणना है वो नहीं हो सकती, इतना ही गणना कर सकता है, इससे ज़्यादा गणना ये नहीं करेगा, ठीक।
अगला पॉइंट इसमें कह सकते हैं ये आयनकारी कण की प्रकृति के बारे में भी नहीं बताता कि वह आवेशित कण है या फोटोन। बिल्कुल सही है, हमें ये नहीं पता चला कि आवेशित कण जो आ रहा कण है वो क्या है। भाई 2He4 है तो इसका मतलब अल्फा कण है तो +2 उस पर आवेश था, बीटा कण है तो +1 है, फोटोन है तो उसकी अलग स्थिति है। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चलता है अपने को, क्योंकि उसके प्रकृति के बारे में ये व्याख्या नहीं करता है। तो आयनकारी कण की हम कह सकते हैं प्रकृति है, उसकी व्याख्या नहीं, आवेश का पता नहीं पता चल पाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन का संशोधन नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा है, अनावेशित कण है, न्यूट्रॉन का संसूचन नहीं। भाई ये आवेशित कर ही नहीं सकता, आवेशित कर ही नहीं सकता तो इसका संसूचन कैसे होगा, क्योंकि कंडीशन हमने यही तो लगाई थी कि यहाँ पर गैस है, उनका क्या होना चाहिए, आयनन होना चाहिए, और न्यूट्रॉन तो खुद अनावेशित है तो ये आयनन कैसे करेगा। ओके, तो ये हमने सारा किसके बारे में पढ़ा है, गाइगर मूलर गणित्र के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, तो आप बहुत बढ़िया से इसकी तैयारी करें। 1.5 नंबर नहीं तो 3.5 नंबर तो पक्के देने हैं आपको इसको, तो बढ़िया से तैयारी इसकी आप करेंगे, मैं समझता हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने जितना डिस्कशन समझ सकता था या कर पा रहा था उतना सारा किया है। ये आप बुक से भी देख सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे आनुपातिक गणित्र और गाइगर मूलर गणित्र में अंतर। ठीक है जी, एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, आनुपातिक गणित्र, और एक तरफ क्या हो जाएगा, आनुपातिक गणित्र और गाइगर मूलर गणित्र, जीएम काउंटर, जीएम गणित्र या काउंटर। ठीक है, तो आनुपातिक गणित्र और जीएम गणित्र दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी प्रचालन वोल्टता में आ जाता है। अब इसकी जो प्रचालन वोल्टता थी वो अलग थी, इसकी प्रचालन कितनी थी, 200 से 800 वोल्ट, एवरेज हम माने तो 500 वोल्ट, और इसकी क्या थी, जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ से ये शुरू होता है, तो इसकी एवरेज हम क्या मान सकते हैं, 1000 वोल्ट, क्योंकि 800 वोल्ट से ऊपर काम करता है आपका। ठीक है ना, तो प्रचालन दक्षता है वो दोनों की अलग अलग है। ये जो आनुपातिक गणित्र है आपका, ये गैस प्रवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और गैस प्रवर्धन ये वाला जो है किस पर कार्य करता है, गैस प्रवर्धन का सिद्धांत। ठीक है, जबकि दूसरे की क्या स्थिति है, ये डिपेंड करता है आपके एवलांस के ऊपर। ठीक है ना, एवलांस समझ गए ना आप, एवलांस होता है यानी इलेक्ट्रॉनों की बहुसंख्या वो फैल जाती है उसके ऊपर, एनोड के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, एवलांस। तो ये किस पर डिपेंड करता है, एवलांस गुणन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एवलांस गुणन के सिद्धांत पर, एवलांस गुणन के सिद्धांत पर मतलब एवलांस गुणन का मतलब क्या हो गया कि इसमें द्वितीयक तृतीयक इलेक्ट्रॉन तक अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, स्पंद वोल्टता की ऊंचाई है वो ऊर्जा के समानुपाती होती है। हम यहाँ पर कह रहे थे कि स्पंद वोल्टता है, स्पंद वोल्टता की ऊंचाई किस पर निर्भर करता है, आयनकारी कण की, आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भर करता है, ऊर्जा पर निर्भर। दूसरे की स्थिति क्या है, जो दूसरा है तो यहाँ पर स्थिति यह है कि यह ऊर्जा पर निर्भर ही नहीं करता। ठीक है ना, ऊर्जा पर कोई निर्भरता इसकी नहीं होती है। स्पंद वोल्टता की ऊंचाई उसमें एवरेज होती है, पर्याप्त ऊंचाई होती है, ऊर्जा की कोई इस पर निर्भर नहीं करता। ना तो ये ऊर्जा पर निर्भर करता है और ना ही कण की आयनन जो प्रकृति, जो आपके कण की प्रकृति है, आयनकारी कण की प्रकृति है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, ऊर्जा पर निर्भर ही नहीं कर, अच्छा ये किसकी गणना करता है, तो भाई ये आयनकारी कण की, आयनकारी कण की ऊर्जा का मापन होता है इसमें ना, आयनकारी कण की ऊर्जा का मापन होता है।
दूसरे की स्थिति देखें तो ये आपके आयनकारी कणों की संख्या का मापन होता है। ये किसका मापन हो गया? आयनकारी कणों की संख्या का, जबकि ये किसका हो गया? ऊर्जा का मापन है वो होता है। ठीक है, दोनों में ही ना तो इसमें परिवर्धन की आवश्यकता होती है और ना उसमें परिवर्धन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, परिवर्धन नहीं चाहिए और इसमें भी आपका परिवर्धन है वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसकी भी पर्याप्त ऊंचाई होती है और उसकी भी स्पंद वोल्टता की ऊंचाई वो क्या होती है? आपकी पर्याप्त होती है, इसलिए स्पंद वोल्टता का परिवर्धन नहीं चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, कम ऊर्जा वाले विकिरण जैसे एक्स किरण और गामा किरण, हम कह रहे हैं ये एक्स किरण और गामा किरण का संसूचन नहीं कर सकता है। गामा किरण का संसूचन नहीं। और ये वाला है, ये भी क्या है? तो ये भी इन कम ऊर्जा अगर है, वैसे ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अनावश्यक, ये हम बेटर कहें कि ये अनावेशित कणों का संसूचन नहीं कर सकता। अनावेशित कणों का संसूचन है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये वाला क्या है? तो ये अनावेशित कणों का संसूचन कर सकता है और इसकी विभेदन क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। ये इसका प्लस पॉइंट है, विभेदन क्षमता अधिक। भाई कौन सा कण आ रहा है कि ऊर्जा कितनी है, ये विभेदन क्षमता हो गई, ये क्या होती है? इसकी अधिक होती है, जबकि इसकी विभेदन क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा है? आपके आनुपातिक गणित्र और गाइगर मूलर गणित्र के बारे में। तो ये अपना अब टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित अपने पास क्या बचे? इसके न्यूमेरिकल बचे हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं आज की क्लास में, बाकी तो आपको करनी ही। ठीक है, तो आनुपातिक गणित्र और गाइगर मूलर गणित्र और आयनन कोष्ठ, 3 टॉपिक अपने हो गए हैं भाई, बहुत अच्छे से क्लियर मैंने करवाए हैं। तो इसको देखें आप वीडियो को और बुक से नोट्स इसके अवेलेबल करके बढ़िया से इसकी पढ़ाई करें। ठीक है ना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप तैयार कर पाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि जीएम काउंटर गणित्र की दक्षता है वो 90% है। जीएम काउंटर की दक्षता है कितना है? 90% है। जीएम काउंटर की दक्षता है वो कितनी है? 90% है। यदि वह अधिकतम 6000 गणना प्रति मिनट करता है तो गणित्र के पक्षाघात समय की गणना है वो कीजिए। ठीक है जी, 6000 गणना, गणना प्रति मिनट। तो किसकी गणना करनी है हमें? पक्षाघात समय पूछ रहा है, पक्षाघात समय है उसके बारे में पूछ रहा है साहब। करो ज्ञात, कैसे ज्ञात करोगे? सूत्र मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ईटा बराबर 1 माइनस n2। ईटा क्या है? 90%, 90/100 यानी 0.9। 1 माइनस n इंटू टो। पूछा क्या है? पक्षाघात समय यानी टो पूछा है। n की वैल्यू दे रखी है क्या? बिल्कुल 6000 गणना प्रति मिनट। हमें कितना चाहिए सेकंड के अंदर? तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 6000 गणना प्रति मिनट, मिनट का लगा दो भाग, तो कितना हो गया? 100 गणना प्रति सेकंड। इस प्रकार से ये कर सकता है ना, 100 गणना प्रति सेकंड, ये वाला हो गया। किसका मान है ये? n का मान याद कर सकते हो। 1 माइनस n, n कितना हो गया? 100 इंटू टो।
0.9। अब देखो पक्षांतरण कर लो, 100 टो बराबर 0.1, टो बराबर क्या हो गया 0.1/100, मतलब 1 2 और बढ़ा दो 0.001 या 10⁻³ सेकेंड। ये किसका मान हो गया, इसके पक्षाघात समय का। ठीक है ना, 10⁻³ सेकेंड, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मिली सेकेंड। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। ये जो छोटे क्वेश्चन है ये भैया आपके 1.5 नंबर के हिसाब से है ना, 3 नंबर का बड़े वाला क्वेश्चन है वो आप देख लेना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक जीएम गणित्र में औसतन 10⁻12 इलेक्ट्रॉन है, प्रति गणना संग्रहित होते हैं। क्या कह रहा है ये वाला, समझ में आ गया ना आपको? केवल फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला रखा है, ईटा दे ही रखा था, एन हमें दे रखा था, सेकंड में चाहिए ना, ये ध्यान में रखना। अगर मिनट में रखोगे तो ये टो का मान किस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। चलो बढ़ते हैं। क्या कह रहा है एग्जामिनर, जीएम गणित्र में औसतन 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति गणना, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति गणना संग्रहित होते हैं। ठीक है, एक जीएम काउंटर है जिसमें 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति गणना संग्रहित होते हैं। गणना दर है वो है 100 प्रति सेकंड। एन बराबर कितना दे रखा है, 100 प्रति सेकंड। तो आयनन धारा का मान है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयनन धारा का अपने को मान ज्ञात करना है। अच्छा, सूत्र क्या होता है इसका, तो एन बराबर होता है आपका गणना दर गुणा प्रति गणना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति गणना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो गणना, तो गणना कितना है, एन का जो मान आपको दे रखा है, गणना दर कितना दे रखा है, 100। गणना दर, ये गणना दर ही तो दे रखी है ना, ये गणना दर। ठीक है, तो 100 प्रति सेकंड गुणा 10⁻12, तो कितना हो गया 10⁻14, ये मान हो गया। n बराबर हो गया 10⁻14। I बराबर क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है I/NE/T। n का मान दे रखा है 10⁻14 है, इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 बटे T समय, तो समय का मान ये यानी एकांक समय ले लेंगे तो कितना मान हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो इसको। बाकी सारा तो है ही, ये सीधा ही मान आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻5 एम्पियर। ये क्या आ गया आपका, इसका धारा का मान है वो आ गया। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, बाकी मैं समझता हूँ आप खुद कर लेंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो कीजिए ये सारे न्यूमेरिकल इन दोनों टॉपिक से संबंधित। ये अपना इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।